हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे इतिहास के चैप्टर 1, क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर 1 देखे थे, जिसका नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, और हम ये भी देखे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद मतलब होता क्या है, यूरोप क्या है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले तो जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो हम उसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पहले है हमारा चैनल जिसका नाम क्या है? सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्या है? क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन है 2027 के लिए, क्लास 10th का है। कौन सा क्लास का है? क्लास 10th के लिए। सामाजिक विज्ञान में हमारा हिस्ट्री है। क्या है? सामाजिक विज्ञान में हमारा हिस्ट्री है। चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर कितना हमारा? चैप्टर 1 है, जिसका नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में हम कल बताए थे। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम टॉपिक पर अपने आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस के राजा बने। ठीक है, लुई कौन थे? लुई एक शासक थे जो फ्रांस का 18वां राजा बने। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि फ्रांस का 18वां राजा कौन बना, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? लुई होगा। या क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांस का लुई कौन सा राजा बने, मतलब कितना नंबर उसका स्थान है, यानी कि लुई कितने स्थान पे आते हैं जो राजा बने, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 18वां हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। क्या हो रहा है? फ्रांस में वियना व्यवस्था, वियना क्या है? एक व्यवस्था का नाम है, जिसके तहत क्रांति के पूर्व की इसके तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस के राजा बने। ठीक है, पुनः स्थापित का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, यानी कि दोबारा स्थापित। पुनः स्थापित का मतलब क्या होता है? दोबारा स्थापित होना। ठीक है, चलिए हम दूसरे टॉपिक पे देखते हैं। कह रहा है, चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स एक्स कौन था? एक निरंकुश शासक था, यानी कि निर्दयी शासक था। वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था कि वो भी एक इंसान है, इसलिए उसका निरंकुश बोला जाता है, निर्दयी बोला जाता है, एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही, यहाँ पे फ्रांस दो बार होगा, इसको नहीं करिएगा। ठीक है, फ्रांस एक ही बार होगा। जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जन जनतंत्र वाली भावनाओं को दबाने का कार्य किया। जनतंत्र को जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किसने किया? चार्ल्स एक्स ने किया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए व्यक्ति में आपका, जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किसने किया, तो चार्ल्स एक्स ने किया। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए चार्ल्स एक्स ने क्या किया, मतलब सब्जेक्टिव में लिखाएगा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। किसने किया? चार्ल्स एक्स ने किया। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा जुलाई 1830 की क्रांति है। क्या है ये? जुलाई 1830 की क्रांति है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये है हमारा जुलाई 1830 की क्रांति का बात हो रहा है। ठीक है, ये जुलाई 1830 की क्रांति का बात हम कर रहे थे। ठीक है, जिसमें चार्ल्स एक्स है। अब देखते हैं अगला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। ठीक है, इटली 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 19वीं शताब्दी का मतलब होता है, यानी कि 1800 सन 1800 से लेकर 1801 से लेकर 1899 तक के हम, मतलब जितने भी साल आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम 19वीं शताब्दी बोलेंगे। यानी कि सन 1800 साल से लेकर, मतलब 1800 से लेकर के 1899 तक के जितने भी साल हैं उसको हम क्या बोलेंगे? 19वीं शताब्दी बोलेंगे। अभी हमारा कौन सा शताब्दी चल रहा है? अभी हमारा 21वीं शताब्दी चल रहा है। कैसे 21वीं शताब्दी उसको देखेंगे हम? देखिए यहाँ पे 2000, ठीक है, 2000 हमारा अभी क्या चल रहा है? 26 चल रहा है, हमारा 2000 के बाद है, यानी कि 2000
2000 से लेकर के सन 2000 से लेकर के 2099 तक के साल को हम क्या बोलेंगे, 21वीं शताब्दी बोलेंगे। सेम वैसे ही 19वीं शताब्दी किसको बोलेंगे, तो सन 1800 से लेकर 1899 तक के साल को हम 19वीं शताब्दी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 19वीं शताब्दी बोलेंगे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, यानी कि बहुत सारे स्वतंत्र राज्य, यानी कि अपने मर्जी के मालिक वाले राज्य, एकदम स्वतंत्र, उसको कोई देखने वाला, यानी कि कोई उसको पूछने वाला नहीं है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक है, उसी को हम स्वतंत्र बोलते हैं, स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला नंबर टॉपिक है मेजनी, यानी कि इसमें मेजनी के बारे में बताया गया है। मेजनी कैसा था, ठीक है, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको ऑब्जेक्टिव में कि मेजनी का पेशा क्या था, मेजनी क्या था, तो एक सेनापति था। सेनापति किसको बोलते हैं, तो सेनापति सेना अध्यक्ष को बोलते हैं, यानी कि जो सेना का जो नेतृत्व करता है, जो सेना का जो मालिक होता है, उसे ही हम सेनापति बोलते हैं। आज के टाइम में सेनापति हम किसको बोलेंगे, मेजर जनरल कर्नल, इनको हम सेनापति बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, यानी कि वो तत्काल जो राजनीतिक परिस्थिति को बेहतर से नहीं समझ पाता था, जो कि समझना चाहिए सब किसी को, सारे नागरिक को, सारे कार्यकर्ता वाले को देश के बारे में, राज्य के बारे में सब कुछ समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, एक देश के नागरिक हैं, राज्य के क्या है, नागरिक है। वैसे ये नहीं था, वह तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर से नहीं समझता था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे। उसमें आदर्शवादी गुण बहुत ज्यादा थे लेकिन व्यवहारिक गुण एकदम कम थे, यानी कि बढ़िया से वो व्यवहार नहीं करता था, अच्छे से वो नहीं किसी से बात करता था, उसका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक ठाक से नहीं था। इसलिए बताया गया है वह आदर्शवादी गुण से अधिक था उसमें, लेकिन व्यवहारिक गुण उसमें कम थे। ठीक है, अब देखते हैं हम टॉपिक नंबर अगला जो क्या कह रहा है। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। ठीक है, जो पोलैंड जो देश है, वहां भी क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासक के विरुद्ध विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उत्तरदायियों उत्तरवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था। उन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। किन्हें, 1830 में यहाँ की पोलैंड में। ठीक है, उनको क्या हुआ, इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये हमारा आखिरी टॉपिक था, और अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और पिछले वीडियो को देखने के बाद इसको देखिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये जितने सारे भी हम टॉपिक पढ़ाए ये सारे आपके भी आई हैं। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने का ज़्यादा चांस रहता है, और जो हम पढ़ाए हैं उसको आप रीडिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई नहीं है, केवल आप रीडिंग कर लीजिए, उतना ही बहुत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो अगले बाय, टाटा, जय हिंद।